बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। हिंदुस्तान को जो 10 मई को हज़ीमत उठाना पड़ी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के नतीजे में, उसके बाद से उसको जो डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर हज़ीमत उठाना पड़ी और उसके बाद फिर उसे इंटरनल महाज के ऊपर जिस तरह से हज़ीमत उठाना पड़ रही है कि उसके अपने अपोजिशन के लोग और जो सेन वॉइसेस हैं मीडिया की वो आवाज़ें उठा रहे हैं और जो भी वो काउंटर दे रहे हैं, किसी किस्म का कोई बयानिया देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा का सारा पिट चुका है, लोग उसको बाय नहीं कर रहे। अब क्योंकि मोदी ने जो स्पीच की थी, मोदी ने कहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर ये पॉज हुआ है, ये इसको हमने ख़त्म नहीं किया। तो इससे जो इंटरप्रिटेशन निकाल सकते थे, जो तज्ज़ियाकार थे, जो एनालिस्ट थे, वो यही कहते थे कि दोबारा से कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे। तो इनके पास ले दे के वही एक पुराना एक स्क्रिप्ट होता है कि कोई इस तरह का वाक़या मकबूजा कश्मीर के अंदर फिर से अंजाम दिया जाए और उसकी पादाश में, उसकी आड़ में फिर पाकिस्तान के ऊपर हल्ला बोलने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरह का नतीजा इनको बुनियानुल मरसूस के मार्के के दौरान मिला है, उसके बाद से अगर दोबारा से इस तरह की गलती करते हैं, इस वक्त ये जानते हुए कि उनकी अफवाज का मोराल क्या है, उनकी कौम उनकी फ़ौज के साथ या अफवाज के साथ बिल्कुल भी नहीं है, तो यकीनन जो नतीजा होगा वो पहले से ज़्यादा गंभीर होगा, क्योंकि पाकिस्तान इसके हवाले से वेल प्रिपेयर्ड है और वो पाकिस्तान कह भी चुका है। अब जो मकबूजा कश्मीर से ख़बरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इन्होंने जो ट्रुप्स मूवमेंट है वो हैवी ट्रुप्स मूवमेंट ये LOC की तरफ कर रहे हैं। फिर इन्होंने जो राष्ट्रीय राइफ़ल्स हैं उसको भी उठाकर LOC की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। ये ट्रेंचेस वहाँ पे खोदी जा रही हैं, बंकर्स बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो CRPF है उसको जो सिक्योरिटी जो राष्ट्रीय राइफ़ल्स देख रही थी लोकल्स की, उसके ऊपर लगा दिया गया है, यानी वो जो कब्ज़ा है उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए वहाँ पे लगा दिया गया। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्या ये प्रेशर टैक्टिक है? क्या ये ऑप्टिक्स हैं या कोई मिस एडवेंचर ये करने जा रहे हैं? अगर कोई मिस एडवेंचर होता है तो इनकी कैलकुलेशन क्या है? क्योंकि पहले तो जिस तरह का मामला सामने आया है कि 30 से ज़ायद मरतबा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि भाई ये इंडिया ख़ुद मेरे पास आया था और इसने दरख्वास्त की थी, ये पाँव पड़ा था, इसने कहा था कि जी खुदा का वास्ता रुकवा दें, पाकिस्तान रुकने का नाम नहीं ले रहा, मैंने रुकवाया, देखो मैंने एक एटॉमिक जंग होने वाली थी उसको रुकवा दिया। अगर दोबारा से इस तरह की गलती इंडिया करता है तो उसका खुमियाजा किस तरह से उसको भुगतना पड़ सकता है। प्रोग्राम के पहले मौजू में हम इस तरह की बात करेंगे और क्या कश्मीरी इस चीज़ को बाय करने की कोशिश करेंगे, क्या ये कश्मीरियों को मरूब कर सकते हैं इस तरह के टैक्टिक से, इस पर बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने ज्वाइन किया। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं, हमारा साथ आज दे रही हैं अशरों पर मुहित सिफारतकारी का तजुर्बा रखने वाली शख्सियत एम्बेसडर रिटायर्ड नायला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और राजा फैसल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपना शो रन करते हैं और ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान का ये जो मार्का हुआ, मार्का हक हुआ, इसके दौरान इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल गैर जानिबदार रिपोर्टिंग की। शेख अब्दुल मतीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं और सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं APSC के साबिक, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। ज़ुबैर हुसैन साहब हमें स्वीडन से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान शायद मार्काए हक में पाक फौज के हाथों अपनी जिल्लत आमेज शिकस्त को नहीं भुला सका। उसका जख्म इतना गहरा और दर्द इतना शदीद है कि हिंदुस्तान जंगी जुनून से बाहर नहीं निकल पा रहा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़िला बारामूला के उड़ी और मुलेका इलाकों के मुकामी लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पूंछ सेक्टर से मुतसिल उड़ी गुलमर्ग पट्टी पर हथियारों और गोला बारूद के साथ काबिज हिंदुस्तानी फौज की भारी नकलो हरकत देखी, जो शहरियों के इस खदशे को यकीन में बदल रही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ी फौजी मुहिम जोई करने के लिए तैयारियां कर रहा है। लोगों में खौफ व हिरास इस कदर फैल रहा है कि लोग नकल मकानी कर चुके हैं, बाजारों की रौनकें मांद हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इन इलाकों में हिंदुस्तानी फौज की गैर मामूली नकलो हरकत पहाड़ी इलाकों में बंकर्स और खंदकों की तामीर दिफाई नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम है। मुबस्सरीन बताते हैं कि RSS के हिंदुत्वा नजरिए के जेर तसल्लुत हिंदुस्तानी फौज ने भी मुसल्लह ग्रुपों को खड़ा किया है ताकि उन्हें LOC के साथ पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया जा सके। हिंदुस्तानी हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि इंडियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अंदरूनी इलाकों में हिंदुस्तानी फौज की जगह लेगी। हिंदुस्तान को ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं। वो जितनी बार जारियत करेगा उतनी बार ही
मार पड़ेगी। आलमी रुसवाई के अलावा उसे हर बार पहले से ज्यादा गहरा जख्म मिलेगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले मैं राजा फैसल साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। ज़रा ये बताइएगा कि ये जो ट्रुप्स की मूवमेंट है, ये उड़ी, गुलबर्ग और गुलमर्ग में, और वहाँ पे इसके साथ साथ जो मामलात हैं, ट्रेंचेस हैं, बंकर्स हैं, इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं, ये इंडिया क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? क्या मज़ीद कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा? क्योंकि नवंबर के रिज़ल्ट वो इंतखाबात भी आने वाले हैं, बाकी मामलात भी हैं, तो या कोई और ये मामला चल रहा है? देखिए, इससे दो ही आउटकम्स निकल सकती हैं। एक तो ये कि अनदर फॉल्स फ्लैग इज़ ऑन द कार्ड्स, कि वो दोबारा से कोई फॉल्स फ्लैग करके और जो वो नैरेटिव शार्पन अप करने की कोशिश करते हैं हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि पाकिस्तान को ये एक लेबल लगा दें कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा से ये मेंटेन किया है कि हम मॉरली and with full dedication we are standing with the resistance movement of कश्मीर। कश्मीर के लोगों के साथ हम हमेशा से खड़े हैं। उसकी वजह ये है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तानी हैं और हम कश्मीर के साथ हमेशा खड़े होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मरहूम सैयद अली गिलानी वो खुद नारे लगाया करते थे जिसमें कि वो कहा करते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो इस तनाजुर में ऑब्वियसली ये फॉल्स फ्लैग अटैक, एक तो ये नोशन बन सकती है कि ये फॉल्स फ्लैग अटैक दोबारा से करना चाह रहे होंगे। दूसरी नोशन ये है कि इससे असेसमेंट ये लगाई जा सकती है कि लास्ट टाइम आपको पता है कि दो पूरी की पूरी ब्रिगेड में 2025 वॉर में पूरी की पूरी दो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो थे वो उड़ा के रख दिए थे पाकिस्तान ने। अब ऑब्वियसली वहाँ पे वो इंट्रेंच कर रहे हैं अपने आप को। उसकी वजह यह है कि एनीथिंग happens, any misadventure happens from Indian side this time around, it would be moment जिसमें कि हमें विद इन आवर्स हमें ये देखने को मिलेगा कि ये सब का सब उड़ के वापस चला जाएगा। उसकी वजह ये है कि भारत की फ़ौज शायद काबिल होगी लड़ने के, लेकिन उन निहत्ते कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जिनके ख़िलाफ़ के उन्होंने एक वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन बनाया हुआ है। लेकिन जब ये बात आएगी ऑफ कोर्स अनदर फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने की, जैसे पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने की, तो फिर आपने देख लिया कि 1 घंटे 17 मिनट के अंदर अंदर कैसे वो ग्राउंड होते हैं और कैसे वो किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। और जैसे ही 2 किस्म के जो पाकिस्तान ने मिसाइल भेजे, फतेह 1 और फतेह 2, जैसे ही वो उधर पहुंचते हैं तो इनका रोना ही बंद नहीं होता और फिर ये वाशिंगटन तक इनकी चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया, हम पे ही हमला कर दिया और तुम्हें क्या फूलों के हार पहनाए, क्या फूलों के हार पहनाए। तो मुझे ये लगता है कि आज मोदी को, वो मैं पिछले दिनों भी ये बात कही, वो एक फ़िक्रा अमूमन हम लोग यूज़ करते हैं धोबी के कुत्ते वाला, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि मोदी का हिंदुत्व न घर का न घाट का। मई 2025 की वॉर में हमने मोदी के हिंदुत्व को ना घर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है और ना ही पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा। ठीक, शेख अब्दुल मतीन साहब, मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूँगा। ये तो फरमाइएगा कि मकबूजा कश्मीर में इसका सेंटीमेंट क्या है, थोड़ा सा बताइएगा, और ख़ास तौर पे किस हद तक इन्होंने ग्राउंड लूज़ किया है जब ये पाकिस्तान से लूज़ किया है इन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान, और कितना एक सेंटिमेंट है वो मज़ीद प्रो पाकिस्तान हो चुका है, बिलखुसूस उन लोगों के भी जो एक वक्त में बहुत ही मुख्तसर टोला इंडिया के गुण गाया करता था। यासिर भाई, असल में जो हिंदुस्तान की फ्रस्ट्रेशन है 2 चीज़ों की वजह से है। एक ये है कि जितना भी उन्होंने आज तक ताकत इस्तेमाल किया है, गर्चे 10 लाख की फ़ौज भी वहाँ पे मौजूद है, ब्लैक लॉज भी वहाँ पे है, यानी हिरासती कत्ल भी है, मोलेस्टेशन भी है, यानी जितने भी जबर और जुल्म के हरबे हैं वो उन्होंने आजमाए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो कश्मीरियों के जज्बे को ख़त्म नहीं कर सके। उसकी बुनियादी मिसाल अगर हम देंगे वो ये है कि भारत ने एक भी फ़ौजी कम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने फ़ौजों को इजाफ़ा किया है। इसलिए ये एक हकीकत बात है कि जब तक मसले कश्मीर को हम कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हल नहीं करेंगे तो कश्मीरियों का जो है हौसला कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। और ख़ासकर जो आपने जो बताया है बुनियानुल मरसूस की हम बात कर रहे थे, तो उस हवाले से जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने की है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, और उनकी ताकत जो है रेत की दीवार साबित हुई है। और इसी हवाले से हम आज जो देखते हैं, जो आपका प्रोग्राम भी है, आपने जो ये टॉपिक भी रखा है कि ये जो उड़ी में है या गुलमर्ग में जो अभी फ़ौजों की जो ट्रुप्स की जो मूवमेंट हो रही है, हैवी मूवमेंट हो रही है, न सिर्फ ये बल्कि आरएसएस के जो हिंदुत्वाना सोच है उसके तहत इनकी जो मुसल्लह अफवाज है, अब मुसल्लह यानी लोग जो हैं
हाँ, ठीक है उनको ना? ट्रेनिंग भी दी जा उनको रही है। ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, क्या वजह है? मैं यही कह रहा हूँ, असल में बैंकर्स भी खड़ा किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है, देखिए कश्मीरी उनको पता है ये हमारे नहीं है, ठीक है ना, तो फौज के साथ तो ये लड़ नहीं सकते हैं, पाकिस्तानी फौज के साथ। आपने बिल्कुल ठीक ये बात की है फैसल भाई ने कि अवाम को कुछ भी ये कर सकते हैं, बेचारे नहते हैं कश्मीरी अवाम, इन्होंने वो फौज का मुकाबला देखा है। असल में इनका यही प्रोग्राम है कि जब भी कोई चीज़ हो जाए या जब भी ये चाहेंगे तो कश्मीरी अवाम को मज़ीद हमें जो है आजमाइश में डालना है, कत्ल गारत करना है, उन पर तशद्दुद करना है। लेकिन असल हकीकत जो है बात ये है, ये जो मोदी है अगर हम देखेंगे जो इसकी इंटरनेशनल इस वक्त जो है पोजीशन बनी हुई है, अभी आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे ये अलग थलग रह गया है और इसका अब जो झूठ है वो अब बिकता नहीं है। इसलिए ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि जो हमारी डोमेस्टिक है उसको हम एड्रेस करेंगे। वो क्या है कि हिंदुस्तान की जो आवाम है, ऐसे ये जिस तरह अभी इन्होंने ये शुरू किया है मुसल्ह जुदों यानी जत्थों को आगे करना, या जो ये जो है यानी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसको वहाँ पे तैनात किया गया है। ये असल में इनको पता है कि हम जो इंटरनेशनल लेवल पे अलग थलग हो गए हैं। अब ये क्या चाहते हैं, अपने अवाम के जो वो जो वोट है उसको हासिल करने के लिए ये नए हरबे और नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हम आपको ये यानी मैं बताऊं, कश्मीरी अवाम किसी तौर पे भी इनके साथ जा सकती है? देखिए 75 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। मैं 5 लाख की नहीं करूँगा जम्मू वगैरह के वक्त, यानी 88 से भी अगर आप देखेंगे 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को इन्होंने शहीद किया है। और हिंदुस्तान को ये बिल्कुल पता है कि कश्मीरी हमारे साथ है नहीं है। और ख़ासकर ये जो पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, इससे कश्मीरियों में हौसला भी बढ़ गया है। और अब इंटरनेशनल लेवल पे जो है जो अब लोग बात भी कर रहे हैं। अभी आप मुझे एक चीज़ आप बताएं, जो भी कोई बयान मोदी दे रहा है उसका जवाब हम नहीं दे रहा, पाकिस्तान नहीं दे रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं दे रहे, उसके अपने अपोजिशन के लोग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, वो कहते हैं आपने ऑपरेशन सरेंडर किया है। तो इसलिए अभी नाम ही सरेंडर अभी लास्ट बात कहूँगा, अभी तक भी मोदी ने वाज़ेह पोजीशन नहीं की है। ये जो जंग बंदी उसने कराई है मिन्नतें करके, माफिया मांग के किसी तरीके से आप अमेरिका को आप आ जाए तो ये जंग बंदी करे, अभी तक भी उसका वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं हुआ है, नहीं सामने आया। इसलिए हम समझते हैं कश्मीरियों की ये जो जुदोजहद हक़ पे मबनी है, हम अपनी जुदोजहद पे कायम व दायम रहेंगे जब तक हमें अपना हक़ की खुद इरादत नहीं मिलता। एक्सेलेंसी, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूँगी। ये ज़रा फरमाइएगा कि थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, हैवी डिप्लॉयमेंट्स की, फिर इनकी फॉल्स फ्लैग की एक हिस्ट्री है। अब एक एससीओ का एक सरबराही इजलास भी होने जा रहा है जिसमें मोदी वहाँ पे जाएगा और काफ़ी अरसे के बाद जाएगा। इससे पहले राजनाथ सिंह जब डिफेंस मिनिस्टर्स की एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पे जाके उसने बड़ी कोशिश की, सर तोड़ कोशिश की कि किस तरीके से हमारे मौक़िफ़ को एससीओ के एलामिया में शामिल किया जाए, जिसे मुंह की खानी पड़ी, नहीं शामिल किया गया और उन्होंने फिर उस एलामिया से वॉकआउट कर लिया किस्म का, और फिर सब ने पाकिस्तान की बात मानी और उनकी बात नहीं मानी। तो ये ज़रा टाइमिंग का थोड़ा बता दीजिएगा। सफारती सतह पर जितना इररेलेवेंट इंडिया हो चुका है, अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए क्या वो इस तरह की कार्रवाई करने जा सकता है? कोई ऑप्शंस हैं इस तरह के? देखिए, हमें इसे 2 तरीके से देखना है। एक उनका डोमेस्टिक और दूसरा उनका इंटरनेशनल। डोमेस्टिकली लगता यही है कि मोदी साहब का पॉलिटिकल करियर हैज़ कम टू एन एंड। अच्छा, वो जो उन्होंने पहलगाम से पहले उनकी स्टैंडिंग थी, पहलगाम के बाद जो उनकी स्टैंडिंग थी, उसमें बहुत फ़र्क है। देखिए, उससे पहले कांग्रेस मुंह नहीं खोलती थी, अब हर पार्लियामेंट्री सेशन में कांग्रेस राहुल गांधी साहब और बड़े उनको बेबाक तरीके से इलेक्शन में देखिए आप, क्या इलेक्शन कमीशन को उन्होंने रगड़ के रख दिया। बिल्कुल। सो अगर ये मूवमेंट हो रही है, मोदी साहब का जहन तो वही जानते हैं, लेकिन फ्रॉम व्हाट इज विजिबल परहैप्स इट इज़ फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस आल्सो, ओके, कि वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड वी कैन स्टिल फेस देम। हम उत्साह हारे नहीं जिस तरह कहा जा रहा है, हम अभी भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो वही माइंडसेट है, माचो मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली, टू सेव हिज पॉलिटिकल करियर। डीप डाउन ही नोज, जैसे राजा साहब ने भी फरमाया, हिंदुत्व की भी अब जो है कंक्लूजन हो रहा है। सो उस फेज में ये वो शम्मा बुझने से पहले भड़कती है, तो ये शम्मा भड़कने की कोशिश में है।
ایک تو یہ بات ہو گئی. یہ بڑکتی ہے پھڑکتی ہے دونوں کچھ ہے. صحیح. کچھ پھڑکی بھی گئی ہے, کچھ بھڑک بھی گئی ہے. اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا یہ پاز ہے. He didn't call it ceasefire. He wants to live up to his words کہ it was a pause اور ابھی دیکھو میں نے جو کہا تھا میں نے کر دیا. ہاں. So he is trying to develop credentials which he has lost for the domestic audience. But this is an international issue. یہ bilateral level پہ تو آپ نے ٹھیک ہے اپنے عوام کو بیوقوف پہلے بھی بنایا, اب بھی بنا لیں گے. لیکن جو آپ نے فرمایا ایس سی او کا سمٹ ہو رہا ہے, ایس سی او کے سمٹ سے پہلے چائنیز فارن منسٹر یہاں آئے تھے, وانگ لی صاحب. جی ہاں. انڈیا بھی گئے تھے. جی. اور آپ نے کچھ اس کی کلپنگز بھی دیکھی ہوں گی ایگزیکٹ بائلیٹرل ٹاکس کیا ہوئے. انڈیا نے بڑی کوشش کی وہ گلے ملنے والی ایک ڈپلومیسی کرنے کی اور باقی تھے, لیکن انہوں نے ایک یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان جیسا جو تعلق ہمارے ساتھ وہ کوئی بھی نہیں ہے. تو میں نے جواب دے دیا انڈیا کو انہوں نے. بے شک دے دیا, پر وہاں بھی آپ دیکھیں کہ وانگ لی صاحب نے بالکل کینڈڈ طریقے سے, جو تھوڑی میں نے ان کی دیکھی ہیں ریکارڈنگز, کہ آپ بتائیں ویئر ڈو یو اسٹینڈ, ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن تائیوان, where do you stand on border, exactly, where do you stand on border issues. کیونکہ اگر آپ بارڈر میں ہلچل کرتے ہیں تو پھر تو آپ لداخ کی بھی بات کریں گے, پھر آپ اروناچل پردیش کی بھی بات کریں گے, تو چائنا کے بھی انٹرسٹ وہاں پہ انوالوڈ ہیں اور بھارت اس سے اویئر ہے. آپ کہہ رہی کہ ان کا کنفلکٹ آپس میں جو چائنا کے ساتھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ اس کے اندر کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی امید کو کی نہیں جا سکتی اگر جب بھی ہوگی. I wouldn't say that because انہوں نے جو بنایا ہے وہ ویسٹ کی سپورٹ کے لیے بنایا تھا. جی صحیح. کہ this is we are the country who can stand up to China. لیکن میرے خیال بنیاد المرصوص کے بعد تو وہ ختم ہو گئی. وہ ختم ہو گیا نا, لیکن انہوں نے بارڈر ایشو تو ابھی ختم نہیں کیا. لیکن وانگ لی صاحب کا جو تھا پرسپیکٹیو, اٹ واز اے بگر پکچر. کیونکہ ایک تو ایس سی او کا سمٹ ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد بھارت کو برکس کی پریزیڈنسی بھی آ رہی ہے, روٹیشن جو ہوتی ہے ان کی, تو بھارت کو بھی چین کی ضرورت ہے. اگر وہ آ کے ایس سی او سمٹ میں وہی حرکتیں کرتے ہیں جو ان کے ڈیفنس منسٹر نے کی, دین بھارت ول بی اے لوزر ان دا ریجن. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ریلیونس انڈیا سیکھ کرنا چاہ رہا ہے, اگر کوئی مس ایڈونچر کر کے بھی وہ سیکھ کرنا چاہے گا تو وہ بری طرح ایکسپوز ہوگا, اس کو وہ ریلیونس نہیں ملے گی اور نقصان کھائے گا. ٹھیک, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سپٹمبر میں انیشل ڈیٹس کے اندر چائنا کا کوئی اہم ایونٹ ہے جس میں باقی ممالک تو کے سربراہان تو رک رہے ہیں, لیکن انڈیا شاید پرائم منسٹر نہیں رک رہا, کیونکہ شاید اس طرح سے انوائٹ ان کو اس طرح سے نہیں کیا گیا, ان کی آوبھگت. اس میں زبیر صاحب آپ کو انوالو کروں گا, ذرا یہ فرمائیے گا کہ انٹرنیشنلی جو قد کاٹ انڈیا کا تھا بنیاد المرصوص سے پہلے اور اس کے بعد اب جو ہوا ہے, اگر کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کس قدر جو بیانیہ یہ پہلے دے سکتے تھے اب وہ بیانیہ اس طرح نہیں بکے گا, کیونکہ پہلے والے بیانیے میں وہ کریڈیبلٹی, وہ شواہد یا وہ ایویڈنس نہیں تھے جو کہ آگے کسی بھی واقعے کے اندر ہو سکتے ہیں. تو کتنی کریڈیبلٹی اوور دا پیریڈ آف ٹائم انٹرنیشنل میڈیا پاور سیکٹرز میں انہوں نے لوز کی ہے, جس کا اب ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. آپ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ اب انڈیا کی جو ساکھ تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. فوجی جو ان کی سرگرمیاں اگر یہ اپنی بڑھا رہے ہیں اور مس ایڈونچر کا سوچ رہے ہیں تو یہ مس ایڈونچر بالکل اسی طریقے کا نہیں ہوگا جو پہلے ہو چکے ہیں. مس ایڈونچر یہ یہی قائم کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی انہوں نے اپنے فوجی جوان مروائے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان سرگرمیوں کے پیچھے ان کی شاید کوئی اس طریقے کی چال ہو کہ یہ خود کو نقصان پہنچا کے اور کوئی اس طریقے کی انڈیپینڈنٹ انکوائری بٹھائیں کہ جس میں پاکستان کو انوالو کیا جائے, کہ پاکستان جس نے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے امن کے جو ہے وہ نومینیٹ کیا ہے, اسی نے جو ہے وہ جنگ کی جو ہے وہ شروعات کی ہے اور امن کے خلاف ایک قدم اٹھایا ہے. تو یہ مس ایڈونچر اس طریقے کا ہو سکتا ہے, کیونکہ جتنی بھی اب تک انہوں نے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہے ان تمام مس ایڈونچر میں بھارت نے منہ کی کھائی ہے. یعنی کہ ان کے پاس اب مزید کوئی نقصان کرنے کے لیے بچتا نہیں ہے. جو طیارے انہوں نے گرائے ان ممالک کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی ساکھ جو جنگی ہتھیار ہیں, جنگی جہاز. صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ
ایک جو چیز یہاں پہ پریویل کر رہی ہے, ایک سوچ یہاں پریویل یہ کر رہی ہے کہ ایک وقت میں ہندوستان کو چائنا کا کاؤنٹر ویٹ اس ریجن میں سمجھا جاتا تھا, اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ویسٹ اور یو ایس ایک پولیس مین کا, ریجنل پولیس مین کا جو درجہ ہے وہ انڈیا کو دینے جا رہے ہیں. ہم نے جو امریکہ کی پالیسی بھی آئی وہ بھی ہم نے دیکھی جو کچھ عرصہ پہلے آئی تھی, جس کے اندر انڈیا کو کافی حد تک مارجن بھی دیا گیا اور اس کو امپاور بھی کیا گیا. ویسٹ میں اس بنیاد المرصوص کے بعد کس حد تک یہ جو مت تھی انڈیا کے حوالے سے کہ یہ کاؤنٹر ویٹ ہو سکتا ہے چائنا کا, یہ ٹوٹ چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, بھسم ہو چکی ہے؟ دیکھیں, کاؤنٹر تو کاؤنٹر, اب کہیں دور دور تک ویسٹ کے میڈیا میں یہ بات سامنے نہیں آتی کہ انڈیا کی وہ پاور ہے کہ وہ کوئی پولیس کا کردار ادا کرے گی اس خطے میں, یا اس کی وہ ساکھ رہ گئی ہے کہ جو بھارت کو جو ہے وہ بیرونی ملک سے جو امداد آیا کرتی تھی فوجی زمرے میں, یا ان کو جو ہے وہ جنگی ہتھیار دیے جاتے تھے کہ بھئی وہ اتنی بڑی ایک اکانومی بھی ہے کہ جو فوجی ہتھیار خرید بھی سکتے ہیں, اور جنگی جہازوں کا جو ہے وہ ایک نمائش کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بھی تھا. تو وہ جو اثر و رسوخ تھا انڈیا کا وہ بنیان المرصوص نے ملیا میٹ کر دیا. اب انڈیا کا جو اس وقت یہ جو بھی سرگرمیاں کر رہا ہے, چاہے وہ اپنی پالیسی جو چائنا کے ساتھ, اب دیکھیں حالیہ انہوں نے بہت سارے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں کہ ان کی جو بارڈر پہ سرگرمیاں ہیں یا لداخ کے اندر جو معاملات ہیں اس کو کسی حد تک حل کیا جائے, اور کسی حد تک آ کے وہ چائنا کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی دوگلی پالیسی کی وجہ سے کہیں پر فٹ نہیں بیٹھ رہے. ایک طرف کوارڈ میں بھی رہ کے جو ہے وہ چائنا کے خلاف کام کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ کو یہ ناخوش کر رہے ہیں روس کے ساتھ تیل کے معاہدات کر کے, تیسری طرف چائنا کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ چاروں طرف اگر آپ نے اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہی نقصان پہنچائیں گی, کیونکہ کوئی بھی ملک جو سپر پاور کی حیثیت رکھنے جا رہا ہے یا اس وقت ہے, وہ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ انڈیا کی تمام تر پالیسیوں پہ ان کی نظر نہ ہو. تو انڈیا کا یہ خواب کہ خطے کے اندر ایک طاقتور اور سیکیورٹی کے طور پہ پہچانے جانے والا ملک بنے, ویسٹ کے اندر کسی حد تک ان کی یہ چیز بنیاد المرصوص سے پہلے تھی کہ انڈیا ایک ان بیٹن کنٹری ہے اس خطے کے اندر, اور چائنا کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے انڈیا جیسا ملک موجود ہے. لیکن ان کے ساتھ مس ایڈونچر ان کے ساتھ ہی ہو گیا بنیاد المرصوص میں, اور انہوں نے منہ کی کھائی. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ آپ دنیا کا کوئی بھی ملک دیکھ لیں, کوئی بھی اخبار دیکھ لیں, ویسٹ کو چھوڑیں کہیں پر بھی, چاہے وہ ترقی پذیر ملک ہو چاہے ترقی یافتہ ملک ہو, ان تمام ملکوں کے اندر انڈیا کی جو آپ جو رسوائی ہوئی ہے اس کو آپ جو ہے وہ کبھی ہڈن نہیں کر سکتے. اور یہ سوشل میڈیا کا دور تاحیات رہنے والا دور ہے, اور یہ تمام تر چیزیں ہمیشہ رہیں گی. لانگ ٹرم رسوائی ہے ان کی. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع بات کریں گے. ایک زمانہ تھا کہ جو نریندر مودی ہے وہ ٹرمپ کی کیمپین چلایا کرتا تھا. ہاؤڈی مودی کس کو بھول گیا, لیکن سب کو یاد ہے کس طرح سے ٹیکسس میں جا کے اس نے کیا اور وہاں پہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی, اور ان کی انٹرنل پالیٹکس میں اس نے انوالو ہونے کی کوشش کی. پھر احمد آباد میں انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کر کے اور یہ ایک دینے کی کوشش کی, ایک امپریشن کہ ہم سے بڑا تمہارا کوئی اتحادی نہیں ہے. اب انڈیا اور امریکہ کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں, ڈیٹیریٹ کر چکے ہیں ود ایوری پاسنگ ڈے, کہ اب ان کو چھوٹی چھوٹی لابینگ کمپنی اور فرمز کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ آئیں مہربانی کر کے, سینٹر صاحب آپ کی یہ فرم ہے, آپ ہمارے معاملات جو ہے نا امریکہ کے ساتھ وہ ٹھیک کرائیں. کیوں؟ کیونکہ امریکہ کو ان کا اب اصل پتہ چل چکا ہے. امریکہ نے جو 50% ان کے اوپر لگایا, 25% لگایا, اور 25% ان کے اوپر جو پنشمنٹ کا لگایا, تو اس کے بعد سے انڈیا کو اب سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ انڈیا کے اندر سٹاک مارکیٹ کا برا حال ہے, انڈیا کے اندر مہنگائی اب بڑھ رہی ہے, انڈیا کے اندر روزگار کے مواقع اب پہلے سے بہت کم ہو چکے ہیں, اور جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ جو اس کے ٹاپ کے بزنس مین ہیں یا تو وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یا وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. یہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے انڈیا کی. تو ذرا اس کے حوالے سے کچھ شارٹس ہیں, ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں, ذرا یہ دیکھ لیجیے گا. I'm talking to a very terrific man, Modi of India. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. We're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right?
You're going to put tariffs on you that was so और एक ये शॉट भी देख लीजिएगा। ने 25% अतिरिक्त टैरिफ को नोटिफाई कर दिया है। इस बार जो नोटिफाई किया गया है वह जुर्माना है, रूस से तेल आयात करने के कारण भारत पर लगाया गया है। ट्रंप भारत पर जुर्माना लगा चुके हैं और उनके दोस्त प्रधानमंत्री मोदी अभी तक इस विषय पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। डिग्री नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते, उस पर भी कोई बात नहीं। लेकिन ट्रंप को लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? एक्चुअली मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। अब ये हाल आ गया है एक ज़माने में हाउडी मूदी करने वालों का कि आज एक $75,000 पे, $1 लाख पे एक जो फर्म है उसको हायर किया जाता है मरकरी के नाम पे कि जी आप हमारे मामलात किस तरीके से सेटल करा दें। तो किस हद तक डिटीरिएट किया है रिलेशनशिप, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, कि अब उनके तमाम डिप्लोमेट फेल हो चुके हैं, अब उनको ज़रूरत पड़ गई है इन कंपनीज़ की? बेशक देखिए, ट्रंप साहब की डिप्लोमेसी की स्टाइल ज़रा फ़र्क है। इंडिया हिला हुआ था पुरानी आदतों का, कुछ उसकी अपनी आदतें और कुछ अमेरिका में जो हुकूमतें रहीं मुख्तलिफ उनकी, दे वर बिल्डिंग अप। क्लिंटन के ज़माने में यू नो फिर उनके जो सक्सेसर्स उन्होंने भी ऐसे ही किया। तो ट्रंप साहब जो हैं वो क्योंकि बिजनेसमैन है ख़ुद, और ही कुड सी थ्रू के इनकी इकोनॉमी का जो इन्होंने बनाया हुआ ड्रामा, इट्स अ डेड इकोनॉमी। खुद कह चुके हैं, वो खुद कह चुके हैं, क्योंकि ही कुड सी थ्रू इट। द वर्ल्ड हैड नॉट सीन इट थ्रू येट, बट ट्रंप साहब हैड सीन इट। तो उन्होंने कहा कि एक तो आपने जिस तरह से आपने ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साथ किया, यू हैव बीन टेकिंग अ फ्री राइड, अब नहीं फ्री राइड होगी, अब 25% देयर विल बी अ प्राइस, देयर बी अ प्राइस। फिर उसके बाद वो जिस तरह रूस से तेल ले रहे थे उसके ऊपर उनकी पेनल्टी भी 25% लगा दी, तो 50% उनके ऊपर पेनल्टी पड़ गई। लाइक पाकिस्तान, इंडिया ऑल्सो हैज़ United States of America as their main export destination. Exactly. So if there is a 50%, 1/5 of their export depends upon US. जी, तो अब उनके ऊपर जब अगर 50% पड़ा तो इनके इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बहुत जो है वो धचका होगा। और जैसे अब सारी दुनिया में एनालिस्ट कह रहे हैं, कगलमैन को भी आप सुनने, वो कहता है कि ये तो 4-5 फैमिलीज की कहानी है जो इंडिया के पैसा है, अडानीज, अंबानीज, टाटास, बिरलास, हम तो उंगली पे गिन सकते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद इंडिया क्या ख़त्म हो जाता है? उनकी जो 1 बिलियन 1.2 बिलियन की आवाम है वो कहाँ जाएंगी? उनके लिए कहाँ पे है कुछ? अब अगर वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री है, चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हैं, उनके ऊपर जब ये बनेगा तो वो तो बैठ जाएंगे। सो अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है। कुजा के वो अपने आप को सुपर पावर्स के साथ मिला रहा था, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने आप को कह रहा था, क्वाड का हिस्सा था, हर जगह दंदनाता फिर रहा था, एंड सडनली जैसे बलून से हवा निकल गई है और वो बिल्कुल जैसे बलून घूम के जो उन्होंने अभी लॉबिस्ट फर्म को हायर किया है, ये कोई इनको बेनिफिट कर पाएगी? देखिए, लॉबीज जो हैं अमेरिका में इफ़ेक्टिव होते हैं। अपेरेंटली पहले ये अपने डायस्पोरा को भी यूज़ कर रहे थे जी। इनका डायस्पोरा इनके लिए लॉबिंग कर रहा था, क्योंकि देखिए ना, अब वाइस प्रेसिडेंट की बेगम भी जो हैं वो इंडिया के ओरिजिन की हैं, तो इनकी लॉबी तो बहुत स्ट्रांग थी डायस्पोरा के लिहाज से। बट क्योंकि ट्रंप साहब प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, उनके लिए इनको डील करने के लिए अब बड़ा मोहतात होना होगा। दे कांट अफोर्ड टू लूज। इफ़ दे लूज देन इंडिया विल हैव एग्जिस्टेंशियल इशू। कॉन्सिक्वेंटली जो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, तो उनको अब ये मिली है। देखिए अब ये मर्करी फर्म जो है, हाउ फार कैन इट लॉबी? आप देखिए आपके यहाँ भी कुछ पार्टीज ने लॉबीज ढूंढे, उसका क्या हाल हुआ? क्या हल हुआ? पैसे तो उन्होंने दिए होंगे कड़ाक के, और यहाँ भी पैसे दिए जा रहे होंगे, लेकिन ट्रंप साहब इज़ नॉट दैट इजी टू प्रिडिक्ट। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया। मैं फैसल साहब आपको शामिल करूँगी, ये फरमाइएगा कि
ایک تو یہ جو لابیسٹ فرم ہائر کی جیسے سے ایکسیلنٹ بتایا کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مکمل طور پہ ان کی ڈپلومیٹک کور فیل ہو چکی ہوئی ہے. اگر وہ فیل نہ ہوتی تو ان کو ضرورت نہ پڑتی, وہ جا کے ڈائریکٹ بات کرتے, اپنے این آر آئیز کو استعمال کرتے, ڈائسپورا کو یوز کرتے جسے وہ پہلے کرتے آئے ہیں. تو کیا ایسے حالات کے اندر جب امریکہ کی نظروں میں انڈیا ایک ڈیڈ اکانومی بن چکی ہے, وہ کاؤنٹر ویٹ بھی نہیں ہے چائنا کا, اس میں کوئی لابیسٹ فرم کچھ کر سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. مرکری $75,000 پر منتھ صرف پیپر اور پین کا استعمال کرنے کا وہ لے گی, اور اس کے اوپر جو چیزیں وہ آف کورس کریں گے کہ ہم نے یہ ایک سیمینار کرنا ہے, یہ ایک یہاں پہ میٹنگ کرنی ہے, تو اس کے علاوہ سے پیسے ہوں گے وہ ملینز آف ڈالرز میں وہ ان سے لیے جائیں گے. یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ORF آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن, جس کے کہ دھروا جے شنکر جو کہ صاحبزادے ہیں جے شنکر جی کے, وہ اس کو امریکہ چیپٹر کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے جے شنکر جی جو ہیں وہ بھی اسی ORF کے ملازم رہے ہیں. یہ ORF کیا ہے؟ یہ ORF امبانیز کا بیسیکلی وہ جو ریلائنس گروپ ہے 95% اس کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ ان کی ہے, یہ ان کا تھنک ٹینک ہے. اور یہ ایک وشس سرکل میں آپ کو بتاتا ہوں. امبانیز کس چیز میں انوالوڈ ہیں اور اڈانیز کس چیز میں انوالوڈ ہیں. اڈانیز کی شپنگ کمپنیز اور امبانیز کی آف کورس جو ریفائنریز ہیں وہ کس چیز میں انوالوڈ ہیں. 2022 کی جو جنگ ہے رشیا کی اور یوکرین کرائسس جو ہوا, اس سے پہلے تک لیس دین 1% آف دیئر یوز یہ رشیا سے تیل لے رہے تھے, خام تیل لے رہے تھے. لیکن اس کے فوراً بعد سے جو ٹریجیکٹری ہے وہ شو یہ کرتی ہے کہ مور دین 30% آف دیئر یوز یہ وہاں سے لے رہے تھے. کس لیے لے رہے تھے؟ اپنے استعمال کے لیے نہیں, یہ ریفائن کر کے یورپ کو بیچ رہے تھے. جب 2022 کی جنگ ہوئی ہے تو سینکشنز لگی ہیں اولیگارکس کے اوپر. جو رشین اولیگارکس تھے جو کہ بزنس مین تھے ان کے اوپر سینکشنز لگی ہیں. تو اس کے بعد رشیا کو اپنی اکانومی چلانے کے لیے ڈیسپریٹلی دے نیڈڈ اولیگارکس. ان کو نظر آئے دو لوگ جو کہ انڈیا سے انہوں نے ان کی سروسز اوبیسلی ہائر کی, کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کی سالانہ 17 سے 18 بلین ڈالر کی جو پروکیورمنٹ ہے انڈیا وہاں سے کرتا ہے اپنے ویپنز کی, تو آج بھی وہ کرتا ہے. تو اس سارے تناظر میں ان کو دو اولیگارکس مل گئے. اب یہ جو امبانیز اینڈ اڈانیز ہیں, امبانیز کی اگر میں صرف بات کروں تو انہوں نے تقریباً 17 سے 18 بلین ڈالر یہ پچھلے 3 سال میں بنایا ہے, اور اسی طریقے سے اپنی اکانومی کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا شروع ہو گئے. جب بات آتی ہے کہ کیا آگے ان کے کوئی حالات ان سے بہتر ہو رہے ہیں یا نہیں, مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریسنٹ فیصلہ ہوا ہے جس میں کہ سرگیو گور کو وہاں پہ ایز این ایمبیسڈر بھیجا جا رہا ہے, اور نہ صرف یہ نیو دہلی میں ہوں گے بلکہ وہ پورے کے پورے ساؤتھ ایشیا کو, اور he is very close to President Trump. ہاں, he is very close, he is a businessman basically, he is 39-year-old, a businessman, a close circle man from within Trump. اور یہ وہی بندہ ہے جس کا کہ جو بیک گراؤنڈ ہے he is from Russian Federation, وہ جو سوویت یونین تھی یہ اس کی پیداوار ہے. اور یہ جو بندہ ہے he very well knows how oligarchs work. اینڈ اس سے بھی پہلے اگر ہم نٹ شیل میں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں, نٹ شیل میں سمجھنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے یاسر وہ یہ ہے کہ اب جو کہ پینگیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اچانک سے اس طرف سے کہ وہ بغل گیر ہونا چاہ رہے ہیں چائنا کے ساتھ, وہ اسی تناظر میں ہونا چاہ رہے ہیں. وہ امریکہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں کے خلاف تم ہمیں استعمال کرنے جا رہے تھے ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں, اور اب ہم استعمال نہیں ہوں گے. یہ ایک ایسا پتا استعمال کر رہے تھے. اب امریکہ نے کل ایک اور پتا پھینک دیا ہے. امریکہ نے ایک اور پتا کیسے پھینکا ہے, انہوں نے اپنا ملٹری کا جو ٹریننگ سکیجول ہے وہ گیو کیا ہے, اور پورے سال کا 2026 کا اس میں مور دین 500 ٹریننگ جو ایکسرسائزز ہیں وہ انہوں نے فلپینز کے ساتھ جا کے دھر لی ہیں کہ تم جو رولا ڈال رہے تھے کہ ساؤتھ چائنا سی میں انڈیا کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا, بھائی ادھر فلپینز موجود ہے, فلپینز کے ساتھ مور دین 500 ایکسرسائزز ہم کریں گے, وی ڈونٹ نیڈ یو. اور یہاں پہ یہ اصل میں ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں گھڑ رہے تھے کہ ہم تو چائنا کے ساتھ آل گڈی ہونے جا رہے ہیں, ہمیں اب تم استعمال نہیں کر پاؤ گے. اس سارے تناظر میں جو سرگیو گور ہے he is going to make sure کہ وہ کس کو یہاں پہ آ کے پرائورٹی دے اور کس کو نہ دے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی جو اوول آفس سے اگر کوئی بندہ اسپیشلی بھیجا جائے جس کا جو کہ کیریئر ڈپلومیٹ نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اسپیشل کاموں کے لیے بھیجا جا رہا ہوتا ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر تو بی جے پی کی آگے حکومت رہی, یہ جو آنے والا الیکشن ہے یو پی کا, بہار کا الیکشن, جو کہ کہتے ہیں کہ بہار کا الیکشن ایسے ہی ہے کہ جو جیت گیا وہی سکندر.
सिकंदर, पूरे का पूरे इंडिया का वही सिकंदर। पहले वैसे भी हमें ये सुनने को मिलता था कि अब की बार 400 पार, और निकला क्या 241। और इस बार क्या होगा बिहार में, अगर ये बिहार में इलेक्शन हार जाते हैं तो हुकूमत अगर बनी भी तो इतनी की कमजोर हुकूमत बनेगी कि जिसमें के इनको जयशंकर जैसा हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त इनकी कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी इनको नुकसान पहुंचा रही है, कि इनको समझ नहीं आ रही कि हमें किस तरफ जाना है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। ये ना, वो कहते हैं ना कि आगे खड्डा पीछे खाई, ये ना आगे छलांग मार पा रहे हैं ना पीछे जा ना फिर पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं जुबैर साहब आपको इन्वॉल्व करूं या फरमाइएगा जरा इसके अंदर, ये जो लॉबिस्ट फर्म होती हैं जिस तरह काम करती हैं, इंडिया ने जितना अपना मयार ख़राब कर दिया है, जितना अपना नाम ख़राब कर दिया है वेस्ट की नज़रों में, अमेरिका की नज़रों में, जिस तरह उनको धोखे दिए हैं, या चाहे वो डिसइंफो लैब के हवाले से बात हो सके या बाकी मामलात में बात हो सके, बिज़नेस के हवाले से जैसे रशिया के मामलात हैं सामने आए हैं उस पर बात हो सके, तो क्या ये छोटी छोटी लॉबिस्ट फर्म किसी किस्म का कोई बड़ा काम इनके लिए करके दे सकती हैं? इंडिया की खारजा पॉलिसी की आप इसको शिकस्त कह सकते हैं कि जब कोई मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी में फेल होता है तो इस तरीके की लॉबिंग फर्म से जो है वो मदद देता है। अब अगर आप बात करें इस मरकरी की और इस लॉबिंग फर्म की जिसका आप हवाला दे रहे हैं, देखें इसका जो ताना बाना है वो ट्रंप के जो आप समझे कि फेवरेट लोग हैं या ट्रंप के नज़दीकी लोग हैं उनसे रहा है, और इंडिया को लगता है कि इंडिया का लॉबिंग करवाना इस फर्म से खुद को जो है वो सुरखरू करना है पाकिस्तान के मुकाबले में ट्रंप के सामने। मगर ट्रंप जो है इस वक्त वो जो पॉलिसी खेल रहा है उसको कहते हैं कि आई डोंट केयर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है या खित्ते में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। उसके पास पाकिस्तान जैसा एक मजबूत इत्तेहाद इस खित्ते के अंदर रूल करने के लिए मौजूद है। एक तरफ अगर आप इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करें तो बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर आपको इंडिया जैसा मुल्क जो है वो कामयाब इसलिए नहीं मिलता कि पहले भी इस पर बात हो चुकी है कि उनके पास मैन पावर तो मौजूद है लेकिन उनके पास ऐसा साजगार जो लैंडमार्क है या जो ऐसी ज़मीनें हैं वो मौजूद नहीं कि जिसके ऊपर कोई फ्रीली काम किया जा सके। तो सबसे पहले तो इंडिया आप समझें कि किसी भी हवाले से इस वक्त ट्रंप के लिए या यूएसए के लिए मौजू नहीं है। दूसरी जानिब ये है कि ये लॉबिंग फर्म जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतना काम कर सकती हैं कि आपका पॉजिटिव इमेज जो है वो किसी हुकूमत के सामने रख सके। अब इंडिया के पास पॉजिटिव इमेज रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो दोनों हाथों में खेलना चाहते हैं। चाइना के करीब होके ट्रंप को जो है वो सिग्नल्स भी दे रहे हैं कि देखें कि हमारे पास चाइना के साथ हाथ मिलाने का मौका मौजूद है। दूसरी तरफ जो है क्वाड के अंदर शामिल होकर चाइना को भी जो है ये लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दो ऐसे बड़ी सुपर पावर आप ये समझ रहे हैं कि इट्स काउंटर प्रोडक्टिव किस्म का एक मैयर है जो ये ले रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई फायदा हासिल नहीं होगा। ये 3 महीने के अंदर आप देखिएगा अगस्त से नवंबर तक जो है 3 से 4 महीने का इनका प्रोजेक्ट है मरकरी के साथ। ऑफिशियली इन्होंने बताया कि ये 2 करोड़ जो इंडियन रुपीज है उसका मुआहदा है, जबकि अनऑफिशियली जो है ये मिलियंस की बात है डॉलर के अंदर जो इन्होंने मरकरी को दी होगी। ठीक है जुबैर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें शेख साहब आप करूँगा, कश्मीरी भी बगौर ये सारी चीज़ें देखते हैं और कश्मीरियों की जो एक आगाही का एक मयार है वो किरण सबको सामने उनको पता है कि पॉलिटिकली कितने अवेयर हैं और बाकी मामलात में कितने। ये जो इंडिया की दुर्गत बन रही है इंटरनेशनली और इंडिया अब किसी जगह का भी नहीं आ रहा, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी ना, वो घर का है ना घाट का रहा है। अब वो चाइना के करीब भी होने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका के करीब भी होने की कोशिश कर रहा है, पर दोनों तरफ से उसे मार पड़ रही है। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले हम देखेंगे कि हिंदुस्तान क्या कह रहा था इससे। वो कह रहा था हमें अमेरिका के साथ तिजारत करना है $500 बिलियन का, यानी उनकी सबसे बड़ी नाकामी ये है जो $500 बिलियन का ये तिजारत करने वाला मुल्क था उसको अब लॉबिस्ट की ज़रूरत पड़ी है। ये पहली वाली फर्म नहीं है, ये जो मरकरी पब्लिक अफेयर्स वाली है। आप अगर देखेंगे SHW जो यानी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है LLC के साथ, उनके साथ भी इनका एक यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 साल का। उसमें इनको कितने पैसे देने पड़ेंगे? $1.8 यानी मिलियन और वो है 1 साल के लिए, और ये है 3 महीने के लिए जिस पे $225,000 देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो यानी हिंदुस्तान का एक बयानिया था, और ख़ासकर ये जो मोदी है
ये तीसरी दफ़ा आया है। यानी अगर हम नेहरू को देखेंगे, नेहरू के बाद मोदी है जो ना इस तरह वज़ीर आज़म बना है तीसरी दफ़ा। फिर जो इनका बयान था, लास्ट बात बताऊंगा, वो ये था, वो ये कहते हैं ही इज़ आयरन मैन, और वो ये कहते हैं कि दुनिया में आयरन मैन है लेकिन इसको लॉबिस्ट की जरूरत इसको और वो ये ना ये दूसरा वो ये कहते हैं कि इनको जो इनको मानते हैं, मतलब दुनिया में इनकी एक बड़ी इमेज है। तो G7 का भी आपको पता है, जब नजर का वहाँ पे सवाल भी उठाया जा रहा है, तो इसलिए हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को जो है यानी असल में जो मैं बात बताना चाहूँगा, हम भी चाहते हैं कि मसले कश्मीर को हल किया जाए, मगर इसके लिए क्या है, इसके लिए भारत जो है अपना ये जो स्टबबॉर्न स्टैंड छोड़े और रियलिटीज़ को यानी एक्सेप्ट करे। वो क्या है, कश्मीर जो है फ्लैश पॉइंट है, जब तक आप मसले कश्मीर को हल नहीं करेंगे अमन नहीं आ सकता। जितनी मर्जी लॉबिस्ट फर्म आप हायर करके देख लें। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले से तज्ज़िया, तबसरा, रिपोर्ट और शॉर्ट अपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।